दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिश्चियनिटी इन मलेशिया कि मलेशिया में मसीहत कब आई, कहां से आई और कैसे आई और आखिरकार मलेशिया की क्रिश्चियनिटी का और इंडियन क्रिश्चियनिटी का आपस में क्या लिंक है। क्योंकि बीते कुछ दिनों से मैं था मलेशिया में और मलेशिया पहुंचने पर मुझे पता लगा कि मलेशिया के अंदर ऐसी काफ़ी सारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं जिनका इंडियन क्रिश्चियनिटी से भी बहुत ही अच्छा संबंध है। तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पर जाया जाए और आप लोगों के लिए भी कुछ नया किया जाए। मलेशिया में पहुंचने पर मुझे पता लगा कि कुआलालंपुर से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है एक फेमस क्रिश्चियन स्पॉट जिसका नाम है मलाका। और मलाका में जुड़ी हुई है क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री। तो क्यों ना आज हम वहीं से कुछ चीज़ों को देखते हैं। दोस्तों मलाका को यदि मैप पर देखा जाए तो कुआलालंपुर से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है ये मलाका। मलाका क्रिश्चियनिटी में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मलाका प्राचीन समय में एक इम्पोर्टेंट समुद्री बंदरगाह हुआ करता था जहां से यूजुअली काफ़ी मिशनरीज ट्रैवल करते थे, जैसे कि सेंट फ्रांसिस जेवियर, फेमस चर्च ऑफ मलाका, द क्राइस्ट चर्च। जानेंगे इन सभी चर्चों का पूरा इतिहास मलेशिया से और मलेशिया में जानेंगे क्रिश्चियनिटी की शुरुआत भी। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे पहली चाइनीज़ बाइबल यहाँ मलाका मलेशिया में ही प्रिंट की गई थी और मलाका में प्रिंट करने के बाद लगभग बाइबल की 2000 कॉपीज़ को चाइना में ट्रांसपोर्ट किया गया था। मलाका एक ऐसा सेंटर हुआ करता था जहाँ से बाइबल को प्रिंट करके चाइना में पहुँचाने का काम किया गया था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की माने तो 13वीं सदी के समय मलाका दुनिया की एक ऐसी फेमस पोर्ट थी जिसमें लगभग उस समय 84 लैंग्वेजेस बोली जाती थी, जो आपको इस बात का एक आइडिया दे सकती हैं कि आखिरकार उस समय मलाका मलेशिया में एक कितनी फेमस पोर्ट सिटी हुआ करती होगी। कि आप इस बात की सिर्फ कल्पना कीजिए कि एक छोटी सी पोर्ट सिटी में 84 लैंग्वेजेस का बोला जाना, 84 भाषाएं जहां पर लोग बोल रहे हैं, वो उस समय काफ़ी पॉपुलर जगह होती होगी। और मलाका पूरे मलेशिया में क्रिश्चियनिटी फैलाने का एक सेंटर था। सभी क्रिश्चियन मिशनरीज पहले मलाका आते थे और तब मलेशिया के बाकी हिस्सों में सुसमाचार फैलाने के लिए आगे बढ़ते थे। सन 1815 में सैमुअल डायर, जो कि फेमस मिशनरी हडसन टेलर के ससुर थे, वो मलाका आए और उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। और उस प्रिंटिंग प्रेस में सबसे पहले सन 1820 में प्रिंट की गई थी पवित्र बाइबल। और सबसे पहले जब उन्होंने चाइनीज़ बाइबल को प्रिंट किया तो उसके बाद मलाका में ही चाइनीज़ न्यूज़पेपर भी प्रिंट किया गया। और एज ए रिज़ल्ट आज भी मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स जब हम मलाका में देखते हैं, वहाँ की सड़कों पे चलते हैं तो स्ट्रीट साइंस चाइनीज़ लैंग्वेजेस को फॉलो करती हैं और आज भी हज़ारों लाखों की मात्रा में चाइनीज़ टूरिस्ट वहाँ पर देखे जा सकते हैं। इतना ज़्यादा प्रभाव चाइनीज़ कल्चर के ऊपर मलेशिया से डाला गया था। और दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं चाइनीज़ बाइबल प्रिंट किए जाने की, मलाका में चाइनीज़ बाइबल को प्रिंट किया जाना यह बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। सैमुअल डायर ने प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की, लेकिन बाइबल प्रिंटिंग के काम को सुपरवाइज करते थे मिशनरी विलियम प्रतिदिन अपने दिनचर्या की ज़िंदगी के 7 से 8 घंटे बाइबल की स्टडी करते थे और बाइबल की स्टडी करने के बाद अपना बाकी का बचा हुआ पूरा टाइम बाइबल को प्रिंट करने में बिताते थे। विलियम सन 1813 में मलाका आए थे और उसके बाद वो लगातार वहाँ पर आकर भाषा सीखते रहे और बाइबल प्रिंटिंग का काम उन्होंने एग्जैक्टली भाषा सीखने के बाद शुरू कर दिया था। और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का दावा है कि विलियम इतनी मेहनत करते थे कि उनका शरीर पूर्ण रूप से दुर्बल हो गया था और फिर सन 1822 में टीबी की वजह से विलियम प्रभु में सो गए, उनकी मृत्यु हो गई। और उस समय मलाका मलेशिया में इतनी फेमस कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ थी नहीं अवेलेबल कि वो अपना अच्छे से इलाज करवा पाते। और उसी समय जब विलियम बाइबल की ट्रांसलेशन कर रहे थे, उसी समय वो प्रभु में सो जाते हैं।
और अब क्योंकि मलाका मलेशिया की एक फेमस स्पोर्ट सिटी थी जहां पर लगभग सभी लोग आते थे, वहां पर बंदरगाह थी और साथ ही साथ प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, चाइनीज़ न्यूज़पेपर की शुरुआत मलाका में की थी, तो मिशनरीज़ का वहां पर आना जाना लगा रहता था और इसीलिए मलाका मलेशिया का बन गया क्रिश्चियनिटी का सेंटर। और दोस्तों, जब कोई व्यक्ति मलाका में प्रवेश करता है तो एंट्री के समय उन्हें मलाका में दिखाई देता है द क्राइस्ट चर्च। सन 1641 से 1824 में मलाका में डच लोगों का शासन था और उसी शासन के दौरान उन्होंने आराधना करने के लिए अपने लिए एक चर्च को बनाने का काम शुरू किया था सन 1741 में। इस चर्च को बनाने का काम तो सन 1741 में शुरू हुआ था, लेकिन इसकी कंप्लीशन 1753 में, यानी कि लगभग 12 साल बाद ही इस चर्च को कम्प्लीटली फंक्शनल बनाया गया था। इस चर्च की एक बहुत बड़ी खासियत भी है और ये खासियत यह है कि इसे बनाने में एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया। ओवरऑल अगर बाहर से मैं आपको दिखाऊं तो ऐसा दिखाई देता है ये चर्च, ब्यूटीफुल रेड पेंटेड क्राइस्ट चर्च। और यदि अंदर से मैं आपको इस चर्च को दिखाऊं तो यह आपको मेन ऑल्टर सामने देखने को मिलेगी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और अभी यह चर्च 272 यानी कि 272 साल पुराना है। इसकी सीलिंग पूरे तरीके से लकड़ी की सपोर्ट पर टिकी हुई है, इसमें कोई भी मेटल का भी प्रयोग नहीं किया गया है। और जब आप दूसरी साइड में देखेंगे तो वहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शन दिखाई दे जाएंगे और साथ ही साथ बैठने के लिए वही टिपिकल वुडन पूल्स हैं जो अधिकतर पुराने चर्चेस में हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं है, इस चर्च से जब हम थोड़ी ही दूरी पर यानी कि लगभग 10 मिनट की वॉक लेकर आगे चलते हैं तो वहाँ पर स्थित है सेंट पॉल्स हिल और वहीं पर स्थित है ओल्ड सेंट पॉल्स चर्च। 16वीं सदी में बना यह चर्च पोर्चुगीज़ लोगों को परमेश्वर के प्रति आस्था का एक नमूना है। उन्होंने इसे बनाया। ओरिजिनली ये चर्च पोर्चुगीज़ ने बनाया था, लेकिन उसके बाद डच लोगों ने यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया। इस चर्च के फ्रंट में एक स्टैचू है और इस स्टैचू का नाम है सेंट फ्रांसिस जेवियर का स्टैचू, जिन्होंने मलेशिया, इंडिया, चाइना, जापान में शुरुआती दौर में मसीहत को फैलाया था। और उनकी डेड बॉडी आज इंडिया में है, गोवा में रखी गई है, वेल प्रिजर्व्ड है। और ऐसे बहुत सारे लोगों का दावा है कि उनकी बॉडी इससे पहले कि वो इंडिया लाई गई थी, उससे पहले वो बॉडी मलेशिया के मलाका में यहाँ पर रखी गई थी तकरीबन 8 सालों तक, और 8 सालों के बाद उस बॉडी को इंडिया लाया गया था गोवा में रखने के लिए। अब मैं इस बात का पूरा दावा नहीं कर सकता कि आखिरकार ये कितना सच है या झूठ है, लेकिन मैंने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में पढ़ा है कि कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि फ्रांसिस जेवियर की जो बॉडी थी वो पहले मलाका यानी कि इस स्थान पर रखी गई थी, उसके बाद वो गोवा में रखी गई थी। दोस्तों, जब मलेशिया में जब क्रिश्चियनिटी आई तो क्रिश्चियनिटी आने के बाद वहाँ पे चर्च इस्टेब्लिश हुए और उसी में से कुछ इंस्क्रिप्शन है यहाँ पर। और ये पीछे जो है सेंट पॉल्स चर्च है, और जो कि एक मिशनरी थे एंड देन ही वेंट बैक टू इंडिया में गए। और अभी जो फ़िलहाल ये चर्च की जो कंडीशन है कुछ इस तरीके की है, ये देखिए आप। इट्स अ वेरी ओल्ड चर्च एंड लॉट ऑफ इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे, जो कि डच लोग पहले इस्तेमाल करते थे। और फिर अगर यदि आप ध्यान से देख पाएंगे तो इसमें फिश, क्रॉस, ये सारे सिंबल्स आपको मिल जाएंगे जो कि प्राचीन समय में क्रिश्चियनिटी के सिंबल होते थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो ग्रेव्स हैं, ग्रेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, उन कब्रों के बारे में कि लेट टू रेस्ट हेयर इज़ पीटर, जो कि विजिटर थे और चर्च में आए और 1644 में उनकी डेथ हुई। काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है ये मलेशिया में, मलाका, ब्यूटीफुल प्लेस। काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। और जैसे मैं आपको पीछे दिखाऊं तो पीछे की तरफ भी आप देखेंगे तो लॉट ऑफ ग्रेव्स आर देयर, जो कि मसीह लोगों की ग्रेव्स है जो आए और उन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए दिया।
और फिर दोस्तों हम यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है सेंट फ्रांसिस इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे कॉन्वेंट हैं, स्कूल हैं जो कि सेंट फ्रांसिस के नाम को आज भी कैरी करते हैं और उनके मिशन के प्रभाव को मलेशिया में आज भी दर्शाते हैं। दोस्तों इस प्रकार मलेशिया में यदि आज देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी लगभग 9% है। सिर्फ 9% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मसीह होने का दावा करते हैं, लेकिन अगेन फिर भी एक मुस्लिम कंट्री में एटलीस्ट इतने क्रिश्चियंस का होना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें एक महान योगदान रहा है परमेश्वर के उन लोगों का, जैसे कि सेंट फ्रांसिस जेवियर का, जो इनिशियल दौर में यहाँ पर आए और उन्होंने परमेश्वर के काम को फैलाना शुरू किया। और साथ ही साथ क्योंकि यह पोर्ट सिटी भी थी तो लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता था। और इसीलिए बहुत से इतिहासकारों का कहना है कि मलेशिया अपने आप में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है जब हम पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, क्योंकि ये एक सेंटर था यहाँ पर मलाका, और मलाका से ही चाइना, जापान और फिर साथ ही साथ कुछ मिशनरीज़ जैसे कि इंडिया भी ट्रैवल किया करते थे। तो उस वजह से मलाका मलेशिया की एक बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका रही है। और फिर चाइनीज़ बाइबल का प्रिंट किया जाना मलेशिया में और वहाँ से चाइना में भेजना, जहाँ की अगेन वहाँ से क्रिश्चियनिटी को फैलाना, तो ये सारी चीज़ें मलेशिया के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और दोस्तों ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस बुकलेट में मिल जाएगी, आप इसे पढ़ सकते हैं। और जब आप क्राइस्ट चर्च विजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक इंडियन बहन मिलेगी जिनकी वहाँ पर शॉप है, और जब आप उनसे जाएंगे मिलेंगे तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगी इन चीज़ों को बताने के लिए, समझने के लिए ये बुक्स कहाँ से लेनी है। सो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो आप जब भी जाते हैं तो आप उनसे ज़रूर मिलें। और यदि कभी आपका मलेशिया जाना है तो आपको ये साइट ज़रूर विजिट करनी चाहिए। ओवरऑल इट विल बी ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या फ्यूचर में आप ऐसी और वीडियोस देखना पसंद करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि क्या आपको मलेशिया की क्रिश्चियनिटी के बारे में, क्रिश्चियनिटी के इस इतिहास के बारे में आपको पता था। मलेशिया जाने से पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था। सब मैंने कुछ नया सीखा तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी कुछ नया सिखाना चाहिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के द्वारा। सो दोस्तों प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।